नमस्कार, इतना स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से एक स्पेशल शो आपके लिए लेके आया हूं। सामान्य तौर पे जब मैं शो लेके आता हूं थोड़ा हल्के मुद्दों पे चर्चा करता हूं, कह सकते हो ऐसी मुद्दों पे चर्चा करता हूं जो आसानी से आपको समझ में आ जाए। शेयरों की बात करता हूं, कभी मैं जो है 25 रुपये में सबसे सस्ते शेयर बताने की कोशिश करता हूँ, कभी मैं टमाटर से सस्ते शेयर बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आज एक थोड़े जटिल मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। सामान्य तौर पे क्या है कि कई सारी कंपनियां लिस्टेड हैं और उन कंपनियों की भी एक पेरेंट कंपनियां होती है जिनकी उन कंपनियों में हिस्सेदारी होती है। इन कंपनियों को होल्डिंग कंपनी कही जाती है। अब आप समझ रहे हो कि होल्डिंग कंपनी क्या है, ये सारी चीज़ें और इसका क्या असर हो सकता है, मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ, ये तमाम मुद्दों पे अगले आधे घंटे में हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जो सेबी की तरफ से कुछ कंसल्टेंस पेपर आए हैं उसका असर अगर वो फैसलों में तब्दील होता है तो होल्डिंग कंपनियों के शेयरों पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा और उन तमाम शेयरों पे देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं इन होल्डिंग कंपनियों से जुड़ी हुई है। इसीलिए हमने इस शो को बनाने की कोशिश की और अगले आधे घंटे में आपको सब कुछ समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से अगले आधे घंटे तक इस पूरे शो को देखिए। होल्डिंग कंपनियां 2 दूनी 4। जैसा कि नाम है होल्डिंग कंपनियां 2 दूनी 4। हमने 4 के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये फैसले हो जाते हैं और इसके अनुरूप काम होता है तो 2 रुपये वाले शेयर की कीमत हो सकता है 4 रुपये तक भी जाती हुई दिखे, यानी दोगुना रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। चूंकि ये मुद्दा जटिल है तो इस मुद्दे को समझाने के लिए अगले आधे घंटे तक इस शो में मेरी मदद करने के लिए मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को समझा है और मुझे लगता है कि पूरे बिजनेस इंडस्ट्री में सौमित से बेहतर कोई शख्स नहीं होंगे जो इस पूरे मुद्दे को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो सौमित एकदम आसान भाषा में समझिए ये होल्डिंग कंपनियां होती क्या है। होल्डिंग कंपनी का एक्चुअल पर्पस यही रहता है कि वो और दूसरे कंपनीज में अपना स्टेक ओन करेगी। अब ये कॉर्पोरेट पर्पस, टैक्सेशन पर्पस के लिए यूजुअली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ये फॉर्म करते हैं, जैसे कि बिरला ग्रुप में है पिलानी इन्वेस्टमेंट्स जो काफ़ी सारे बिरला ग्रुप के कंपनीज में स्टेक ओन करते हैं। कल्याणी ग्रुप का कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स है जो बाकी कंपनीज में स्टेक ओन करते हैं। तो इनका मेन पर्पस यही रहता है कि बाकी अदर ग्रुप कंपनीज पे स्टेक ओन करेंगे। अब याद रखिएगा 2 तरह के होल्डिंग कंपनीज होती है। एक होता है ऑपरेशनल होल्डिंग कंपनी। अब ये ऑपरेशनल होल्डिंग कंपनी का एक काम होता है दूसरे ग्रुप कंपनीज में स्टेक ओन करना और थोड़ा बहुत अपना बिजनेस भी साइड में करना, जैसे कि बॉम्बे बर्मा है इस केस में, जो वाडिया ग्रुप के दूसरे कंपनीज में भी स्टेक ओन करते हैं और उनका खुद का भी एक ट्रेडिंग का बिजनेस है। और कुछ दूसरी कंपनीज होती है फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब इनका सोल काम होता है सिर्फ स्टेक ओन करना। तो ये है 2 तरीके के होल्डिंग कंपनीज आज के टाइम पे। सीधे तौर पे 2 तरह की कंपनियां। अब इसको मैं और आसान भाषा में अगर सौमित समझाने का मतलब तो ये कि मैंने एक कंपनी बनाई, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने कंपनी बनाई और इस कंपनी के जरिए हमने ABCD 4 कंपनियों में हमने हिस्सेदारी खरीद ली। यही होल्डिंग कंपनी का हुआ मतलब। यस, सीधे तौर पे बराबर। और उसके बाद या तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ी कंपनी है बिल्कुल B करके, फिर एक और बड़ी कंपनी है C, बड़े दोनों के प्रोमोटर एक ही है, बट प्रोमोटर खुद शेयर ओन नहीं करना चाहते, वो भी किसी कंपनी के थ्रू शेयर ओन करना चाहते, तो वो एक होल्डिंग कंपनी बना लेते हैं और उस होल्डिंग कंपनी का काम सिर्फ बाकी B और C वाले कंपनीज में स्टेक ओन करना होता है। सीधे तौर पे तो यार इसका मतलब है कि एक कंपनी की कई सारी कंपनियों में हिस्सेदारी होती है, उसको हम होल्डिंग, जिस कंपनी के जरिए बाकी कंपनियों में हिस्सेदारी होती है उसे होल्डिंग कंपनियां कहते हैं। अब ये तो आपने होल्डिंग कंपनी के पूरे मामले को समझो, होल्डिंग कंपनियां होती क्या है। सेबी ने इस मामले में जो फैसला दिया है या सेबी का जो कंसल्टेशन, फैसला तो नहीं है, कंसल्टेशन पेपर है, वो क्या कहता है। अब सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया था जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग नॉर्म्स पे था। अब ये अगस्त 14 को हुआ था और ये कमेंट्स के लिए ओपन रहा था सितंबर 4, मतलब वो जनरल पब्लिक से, स्टेक होल्डर से भी कमेंट्स इनवाइट करते, फिर फाइनल पेपर अप्रूव करते हैं। तो ये सितंबर 4 तक ओपन था। अब जो फाइनल पेपर है वो अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में रिलीज किया जा सकता है। अब ये फाइनल पेपर जो है सेबी की तरफ से, इसमें क्या अप्रूवल्स होंगे या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे उसके बारे में अभी भी कोई हमें हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, बट मोस्ट प्रॉब्ली जो कंसल्टेशन पेपर में था वो मोस्ट प्रॉब्ली अप्रूव हो सकते हैं। अब क्या थे उस कंसल्टेशन पेपर में, क्या प्रपोजल्स थे जिसकी वजह से हम इस होल्डिंग कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें एक प्रपोजल था, डीलिस्टिंग जो नॉर्म्स है
इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे। अब आज के टाइम पे अगर किसी भी होल्डिंग कंपनी या किसी भी कंपनी को डीलिस्ट होना होता है तो प्रोमोटर यूजुअली एक ओपन ऑफर करता है पब्लिक शेयर होल्डर्स को, जहां पे वो पब्लिक शेयर होल्डर्स से अपने शेयर्स ले लेता है और कंपनी को डीलिस्ट कर देता है। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रपोजल दिया है सेबी ने, जहाँ पे ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज के लिए, कोई नॉर्मल दूसरी कंपनीज के लिए नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी के लिए जो दूसरा प्रपोजल सेबी ने दिया है वो ये है कि जो बाकी कंपनीज में आप स्टेक ओन करते हो उसमें भी आप शेयर्स दे सकते हो आपके पब्लिक शेयर होल्डर्स को और डीलिस्ट करा सकते हो। मतलब अगर ए कंपनी बी कंपनी में स्टेक ओन करते हैं और ए कंपनी एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, तो वो ए कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स को बी कंपनी के शेयर्स देके भी डीलिस्ट कर सकती है। बट इसके कुछ रूल्स है। पहला रूल ये है कि जो कंपनी ए है उसका 75% से भी ज़्यादा वैल्यू बी कंपनी से डिराइव होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और जो शेयर देने का जो प्रोपोर्शन होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट अभी जो इसमें एक और इंप्रूवमेंट है, उसी की वजह से जो शेयर देने का प्रोपोर्शन है उसी की वजह से ये मेन डिस्कशन, इसलिए उसी वजह से हमने शो किया है। असली ट्रिगर वही है शेयर चलाने वाला। एग्जैक्टली। बट इसमें एक और चीज है जो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर आप दूसरे कंपनी के शेयर्स दे रहे हो तो आपको दूसरे कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना पड़ता था। बट अब इस केस में नहीं लेना पड़ेगा। मतलब दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर्स की भूमिका खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाती है। अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये तीनों अप्रूवल्स अगर इन प्लेस है तो आप ए कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स को बी कंपनी, जो कि मेन कंपनी है आपकी, उसके शेयर्स दे सकते हैं सीधे तौर पे। तो ये अभी सिर्फ कंसल्टेशन पेपर है और जैसे जैसे शो को हम आगे बढ़ाएंगे आपको और समझ में आया कि हम किन कंपनियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि शेयरों की चर्चा होगी थोड़ी देर में, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये कौन से शेयर्स हैं जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। विवेक और आस्था हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप दोनों का शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए। विवेक, अभी तक हमने और सौमित ने जो चर्चा की और आस्था आप दोनों ने ध्यान से सुना। विवेक, सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे, क्या पूरी होल्डिंग कंपनी को लेकर, जो सेबी को लेकर, कंसल्टेंस पेपर को लेकर जो सौमित ने बताया, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए मनीष, जितना मार्केट बुलिश होके रखा है ना, उतना मैं बुलिश नहीं हूँ। अब इसका कारण बता देता हूँ। देखिए पहले तो हमको समझना होगा, इनफैक्ट ये सब दर्शकों के लिए बहुत खास चीज होगी कि होल्डिंग कंपनी क्यों बनाई गई थी प्रमोटर्स के थ्रू। ये दो तीन कारण हुआ करते थे। एक तो टैक्स प्लानिंग, तो उसके लिए काफी होल्डिंग कंपनीज बनाई गई और क्रॉस होल्डिंग काफी कंपनीज में रखा गया। दूसरा, एक जमाने में वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था, तो उससे भी बचने के लिए काफी ये होल्डिंग कंपनीज बनी गई थी। और तीसरा मुख्य कारण था होस्टाइल टेक ओवर। अभी आप जैसे टाटा सन्स का बैलेंस शीट ले लो या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट्स का ले लो, तो आपको दिखेगा कि सारे मतलब कभी आपको जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी किस में होल्ड कर रही है। तो होस्टाइल टेक ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, तो उसके लिए होल्डिंग कंपनीज बनाई गई थी। अब ये सब कारण थे। अब जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे, होल्डिंग कंपनीज ऐसे हैं जहां पे उनका जो एनएवी है, उस एनएवी से स्टॉक 80 से लेके 90% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो उदाहरण के लिए मैं दे देता हूँ क्विकली। एक समझ लीजिए एक एच होल्डिंग कंपनी है और 3 लिस्टेड कंपनी में वो स्टेक होल्ड करती है, ए बी एंड सी। और जस्ट फॉर एग्जांपल, ए और बी और सी का सारों का मार्केट कैप समझ लीजिए कि 1000 करोड़ है और ये होल्डिंग कंपनी तीनों में 50% होल्ड करती है। तो क्या हुआ, 500 करोड़ का वैल्यूएशन होना चाहिए होल्डिंग कंपनी का, 1500 करोड़। लेकिन आप देखोगे कि मार्केट में ये ट्रेड कर रही है खाली 300 करोड़ में या 500 करोड़ में। तो जो वैल्यू है कंपनी की, उसके डिस्काउंट पे ये वैल्यू ट्रेड करती है। और जनरली प्रमोटर्स इसको क्या बोलते हैं, वो वैल्यू अनलॉकिंग नहीं करते हैं ताकि कोई हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं हो। अब मैं क्यों बुलिश नहीं हूं, क्योंकि सेबी जो कंसल्टेशन पेपर लेके आई है वो है कि पहले जब नॉर्मल लिस्टेड कंपनी डीलिस्ट होती है तो वो रिवर्स बिल्डिंग प्रोसेस से होती है और पिछले 6 महीने का क्या ट्रेड हो रहा है, मतलब कई उसमें कैलकुलेशंस होते हैं और उस बेसिस पे ये कैलकुलेशन होती है। लेकिन होल्डिंग कंपनी तो आपको दिखेगा कि जब वैल्यूएशन ही 20% ट्रेड पे कर रहा है या फिर 80% डिस्काउंट पे कर रहा है, तो आपको अगर डीलिस्ट करना हो तो जो रियल इन्वेस्टर, अगर मैं कोई होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा हूं तो मैं तो आई विल फील लाइक शॉर्ट चेंज्ड, क्योंकि मुझे असली वैल्यूएशन नहीं मिलने वाला है। तो जिनको अगर करना हो तो इसके लिए, इसका नाम ही है वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज। मतलब कोई जरूरी नहीं है ये कंसल्टेशन पेपर आने के बाद होल्डिंग कंपनीज कंपल्सरी डीलिस्ट करेगी, कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई फ्यूचर में करना चाहे, और मुझे नहीं लगता है कि सारे कंपनीज आके करना चाहेगी,
अगर करना चाहे तो आपको सही वैल्यूएशन यहाँ पे मिल सकता है। तो जितना मार्केट बुलिश है, मैं बुलिश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि सारे प्रमोटर्स आके इमीडिएटली डीलिस्टिंग की लाइन में लगने वाले हैं। तो हमको थोड़ा-सा सावधानी से काम करना होगा यहाँ पे। वो सबसे अच्छी बात है आपने कि नहीं हो सकता है, लेकिन अगर होता है तो अच्छे वैल्यू मिल जाएंगे। बस अब इसी उम्मीद पे हम ये शो कर रहे हैं कि अगर ये होता है तो कम से कम हमारे दर्शकों को ये पता हो कि ये कौन सी होल्डिंग कंपनियां हैं, और अगर ये खबर आती है, खबर आएगी तो सबसे पहले एटीन और स्वदेशी बताएगा, तो इन शेयरों पे उस समय वो शेयर ढूंढे नहीं, उनको पता होगा कि हाँ स्वदेश ने एक शो किया था, ये कंपनियां हैं और इन पे हमको नज़र बना के रखनी चाहिए। उम्मीद है, शेयर बाजार में तो सब कुछ उम्मीद पर ही चलता है, और हम देखते हैं कि अगर आता है फैसला तो असर देखने को मिल सकता है। तो फटाफट अब बिना देरी के शेयरों को शुरू करते हैं। जिन शेयरों पे होल्डिंग कंपनियों के शेयर, उस पर बात करते हैं। जो पहला शेयर है कल्याणी इन्वेस्टमेंट है। ये इसकी कंपनी की, ये होल्डिंग कंपनी है। इस कंपनी का कहाँ का निवेश इस कंपनी ने कर रखा है? भारत फोर्ज में है, हिकाल में और वीएफ यूटिलिटीज़ है। आपने देखा भी था कि भारत फोर्ज, वीएफ यूटिलिटीज जैसे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देखने को थी। इसका क्या रेशियो होगा? तो पहले हम रेशियो हाँ, तो समझ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो मिस हुआ था, क्यों हम इस डिस्कशन को कर रहे हैं। तो सेबी ने एक नॉर्म भी बताया है कि किस बेसिस पे आप इस शेयर को इशू करेंगे अगर आप मेन कंपनी में शेयर्स दे रहे हैं होल्डिंग कंपनी के पब्लिक शेयर होल्डर्स को। तो समझने के लिए हम चोला के एग्जांपल को ले लेते हैं। अब चोला होल्डिंग एक लिस्टेड होल्डिंग कंपनी है जिसके पास चोला फाइनेंस के शेयर्स है। अब चोला होल्डिंग का जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर बेस है वो करीब 19 करोड़ के आसपास के, 18.8 करोड़ स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो। और चोला होल्डिंग जो है वो करीब 45% स्टेक ओन करता है चोला फाइनेंस में, जो कि मेन कंपनी है चोला ग्रुप की। अब चोला फाइनेंस का जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर बेस है वो करीब 82 करोड़ शेयर्स का है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 45% स्टेक जो कि चोला होल्डिंग की है चोला फाइनेंस में, वो हो जाता है करीब 37 करोड़ शेयर्स। मतलब चोला होल्डिंग का इक्विटी शेयर बेस है करीब 19 करोड़ शेयर्स और चोला होल्डिंग के पास करीब 37 करोड़ शेयर्स है चोला फाइनेंस के। तो इसी रेशियो पे, मतलब 37 करोड़ डिवाइड बाय 19 करोड़, लगभग 2 टाइम्स, ये रेशियो पे ही अब चोला होल्डिंग के पब्लिक शेयर होल्डर्स को चोला फाइनेंस का शेयर मिलेगा। मतलब जिस पब्लिक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है चोला होल्डिंग का, उसे 2 शेयर मिलेंगे चोला फाइनेंस के। बिल्कुल। तो चोला होल्डिंग के एक शेयर के पर चोला होल्डिंग के जो है नहीं, बल्कि चोला फाइनेंस के 2 शेयर सीधे तौर पे मिलेंगे। अब जो हमने इस स्टॉक्स की बात की है, जो पहला शेयर मैंने बात की कल्याणी इन्वेस्टमेंट की, जिसके भारत फोर्ज, हिकाल और बीएफई यूटिलिटी जैसे इस कंपनी में होल्डिंग है, किसकी कितनी क्या होल्डिंग है? उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने से बेहतर होगा हम सीधा इसी बात को समझ लेते हैं कि कितना डिस्काउंट में चल रहा है। जितना डिस्काउंट में चल रहा है उतने का फायदा आपको क्लियर कट होगा अगर ये अप्लाई हो जाता है और प्रमोटर ने वॉलंटरीली इस चीज को अप्लाई कर लिया। तो अगर आप देखेंगे तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट का जो स्टेक है लिस्टेड कंपनीज में, उसका वैल्यू करीब 8,700 करोड़ का है, बट कल्याणी इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट कैप है वो करीब 1100-1200 करोड़ के आसपास है। तो लगभग 87% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो उतने का फायदा हो सकता है किसी भी शेयर होल्डर को अगर प्रमोटर ने यह बोर्ड पे अप्रूव कर दिया तो। कल्याणी इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या राय होगी विवेक आपकी? बहुत बुलिश हूँ कल्याणी इन्वेस्टमेंट पे और मेरा पर्सनल होल्डिंग भी है इसमें। ये डिस्क्लोजर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है, देखिए जैसे अभी आपके कलीग ने कहा था कि 2 टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनीज है जिसमें कुछ बिजनेस भी होता है होल्डिंग कंपनी होने के साथ साथ, और एक होता है कि खाली होल्डिंग कंपनी है और कुछ काम नहीं करती है, वो प्योर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है। तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट में कामकाज भी होता है और उसके अलावा जो वैल्यूएशन पे आज ये ट्रेड कर रही है 87-90% पे, मुझे लग रहा है कि इसका जो जो एनएवी एसेट्स है, मतलब भारत फोर्ज करीबन 13% ये होल्ड करती है भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज यहाँ से अच्छा करेगा, जबरदस्त करेगा आगे चल के। बीएफ यूटिलिटीज पावर सेक्टर में बहुत अच्छा करेगी। तो मैं तो बोलता हूँ कि 3 या 5 साल आप होल्ड करो, हो सकता है कि आपको 10,000 रुपया भी मिल जाए। मैं बहुत बुलिश टारगेट दे रहा हूँ। छोड़ो, आपको 10 भी नहीं मिलता, अगर 5 भी मिलता है अगले 3 या 5 साल में, फिर भी आपका पैसा यहाँ से डबल है। तो बुलिश हूं मैं, और मैं जैसे मैंने कहा मेरा पर्सनल होल्डिंग है, ये डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। निश्चित रूप से बस यही चाहिए था विवेक, जो कहते हैं ना कि मेरी भूमिका क्या है, स्वामित्व से खबर को समझना और आपसे जो है स्टॉक्स पे टारगेट निकाल के अपने दर्शकों को बताना इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। और कल्याणी पे आपने बता दिया। अब जल्दी चलते आस्था के पास। आस्था आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, ज़्यादा लंबी बात नहीं कर पाए हमने, अब आपसे फटाफट हम चर्चा करेंगे। कल्याणी इन्वेस्टमेंट को लेके खासतौर पर आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए कल्याणी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो राय तो मेरी भी यहाँ पे वोट करने की है, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल्स भी प्रेजेंट किए थे, बट टारगेट्स मेरे इतने बड़े नहीं है क्योंकि मैं अभी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ही दे रही हूँ।
और जो कि सब्जेक्ट टू रिवीजन रहेंगे। तो अभी मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट 2800 से 3000 तक के रहेंगे कल्याणी इन्वेस्टमेंट में। और अगर सब कुछ ठीक रहा, यहाँ पे लगातार नतीजे जैसे कि पहले भी बढ़िया आए थे, उस हिसाब की ग्रोथ आई, तो ये टारगेट्स आगे जाते हुए और बड़े होते हुए नज़र आएँगे। बट इनिशियली होल्ड करने की सलाह है 2800 से 3000 के लक्ष्य के लिए। कल्याणी स्टील में 2800 का टारगेट मान के चलनी आस्था, लेकिन विवेक ने 10,000 तक का भी लक्ष्य दिया है। कल आस्था ने केवल 3 महीने के लक्ष्य के हिसाब से खरीदारी करने की सलाह दी है। लेकिन 3 साल का नजरिया, 3 महीने और 3 साल, 3 साल रखते हैं तो 10,000, 3 महीने रखते हैं तो 2800 तक लक्ष्य देखने को मिल सकता है। शेयर है जिसपे कि मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग। इस कंपनी की होल्डिंग जो है, कह सकते हैं कि देश के कुछ जाने माने ब्रांड के पास है या कंपनियों के पास है। बॉम्बे डाइंग है, नेशनल पेरोक्साइड है, इसके अलावा ब्रिटानिया में भी इस कंपनी की होल्डिंग है। बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग को लेकर आस्था, क्या राय होगी आपकी? देखिए, बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग की बात करें तो बिल्कुल इसमें जो बिज़नेस होता है वो कल्टीवेशन ऑफ टी रहता है, और जिस तरह से यहाँ पे नतीजे भी पेश किए थे वो भी ठीक-ठाक थे। तो मैं अभी बॉम्बे बर्मा को भी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूँगी। टारगेट्स इनिशियली रहेगा 1325 का, और ये समय सीमा 1 या 2 महीने की है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आज इस बार टारगेट्स दे रही हूँ। तो 1 या 2 महीने की समय सीमा के लिए 1325 से 1350 के लक्ष्य के लिए बने रहें। तो बॉम्बे बर्मा में खरीदारी करने की सलाह, यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है अगले 3 महीने के नजरिए के हिसाब से। आपकी क्या राय है बॉम्बे बर्मा पे, विवेक? तो मनीष देखिए, जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि सारे होल्डिंग कंपनीज पे मैं बुलिश नहीं हूँ, लेकिन हाँ जहाँ पे हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। और बीबीटीसी पे जरूर बुलिश हूँ। इनफैक्ट जब 980 चल रहा था 2 दिन पहले, मेरी लेने की बहुत इच्छा थी और मैं खुद भी मिस कर गया था, और स्टॉक आज भाग चुका है। देखिए ये सुबह मैंने मतलब आपके पीसीआर को टारगेट 1300 दिया था, और लग रहा है कि खाली 90 रुपये और बचे हैं। और ये 1300 से लेके 1500 के बीच में आप इसको कर सकते हो, और उस हिसाब से आप बाई कर सकते हो। जो ये वैल्यूएशन कमांड करती है, इसमें जैसे आस्था ने अभी कहा था कि एक तो चाय का विवेक, कारोबार है। टारगेट बढ़ा हाँ के जी, 1500 कर दे, 1300 के बजाय। कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो एक तो जैसे आस्था ने कहा था कि चाय का कारोबार है, और ब्रिटानिया में ये करीबन 55% होल्ड करते हैं, तो ब्रिटानिया जबरदस्त कर रही है। और उसके अलावा ये इतने दिन प्रेशर में इसके लिए था कि इसका करीबन 1,001 करोड़ गो एयर में भी लगा हुआ है, और गो एयर वाला 1,000 करोड़ ऑलमोस्ट डूबा डूबा हुआ लग रहा है। तो मैं तो इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ, क्योंकि अगर गो एयर नहीं चलती है तो इसका फर्दर इन्वेस्टमेंट्स बीबीटीसी का गो एयर में नहीं होगा, और ये शेयर होल्डर्स के लिए फायदेमंद रहेगा। और एक और चीज है, सेबी ने कुछ समय पहले जो बीबीटीसी के प्रमोटर्स है, बॉम्बे ये ब्रिटानिया के प्रमोटर्स है, उनपे कुछ एक छोटा मोटा बैन लगाया था मार्केट एक्सेस करने के लिए। तो उनको जब फ्यूचर में कैपिटल चाहिएगा, मुझे लगता है कि बीबीटीसी एक बहुत ब्राइट कैंडिडेट होगा डीलिस्टिंग के लिए। तो जितनी भी कंपनीज आज जिस लिस्ट में हम लोग के है, हो सकता है कि डीलिस्ट नहीं हो, लेकिन बीबीटीसी में आगे चल के अगर उनको पैसे की जरूरत होगी तो डीलिस्ट करने का वो पॉसिबिलिटीज ज्यादा होगा। तो इसके लिए 1500 आप आराम से कर सकते हो, बहुत सेफ बेट है। और अगर 1000 के नीचे मिलता है तो और लीजिए, और मैं भी लूंगा। तो सीधे तौर पे ये राय होती है, बॉम्बे बर्मा पे तेज़ी देखने को यहाँ से और मिल सकती है। जो अगला शेयर है वो काफ़ी कह सकते हैं कि नोन कंपनी है, और ये है गोदरेज इंडस्ट्रीज़। इसकी ये होल्डिंग कंपनी है, और इसकी होल्डिंग किस में है? गोदरेज कंज्यूमर में है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में है, गोदरेज एग्रोवेट में है। क्या राय होगी आस्था गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को लेकर आपकी? देखिए, बिल्कुल गोदरेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे है, जिसमें आपने सही बताया गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज वगैरह आते हैं। अब अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे बात करूँ, तो जितनी भी ये लिस्टेड सब्सिडियरीज और एसोसिएट्स हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशन तो बिल्कुल यहाँ पे काफी अच्छा खासा बनता है, जो कि तकरीबन मैंने यहाँ जो वर्कआउट किया है वो तो 700 के ऊपर भी जाता है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी मैं टारगेट थोड़े से यहाँ सीमित रखूंगी। गोदरेज इंडस्ट्रीज में मैं बाय करने की भी सलाह दे रही हूँ। लिया हुआ नहीं है तो बाय किया जा सकता है, लिया हुआ है तो होल्ड किया जा सकता है। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा 605 का पहला, लेकिन उसके ऊपर ये 650 तक जाने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा है, तो उसकी मेन बेनिफिशियरी जो है वो गोदरेज यहाँ पे इंडस्ट्री रहेगी, और उसके बलबूते पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया करती हुई नजर आएगी। तो 605 के इनिशियल टारगेट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में 700 के ऊपर के लक्ष्य के लिए भी मैं बने रहने की सलाह दूँगी, और नई बाइंग करने की भी सलाह दूँगी। तो सीधे तौर पे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ में मजबूती देखने को मिल सकती है, 605 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है अगले 3 महीने में। आपका तो विवेक लगातार नजरिया लंबे समय के लिए है। आपकी क्या राय होगी गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को लेकर? तो इस पे मैं वापस शॉर्ट टर्म पे आ गया हूँ आस्था के साथ,
क्योंकि देखिए जैसे वापस कहा था ये डीलिस्ट होगा कभी, मुझे नहीं लगता ये कभी डीलिस्ट होगा, लेकिन इसके जो होल्डिंग कंपनीज अंडर वैल्यू कहाँ से आती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट से, जो एफएमसीजी कंपनीज है, और वो कारोबार अच्छा कर रहा है और आगे चल के एफएमसीजी आपको अच्छा करते हुए दिखेगा। और प्रॉपर्टी पे तो मतलब रियल एस्टेट पे तो सब कुछ बुलिश ही चल रहा है। तो 620 का टारगेट रहेगा मेरा भी यहाँ पे, और इसको एक होल्डिंग कंपनी नहीं देख के एक नॉर्मल स्टॉक के रूप में आप इसको लीजिए और करीबन 510 का एक स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। असली अगर वैल्यूएशन देखो तो ये 1200 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वो प्ले आउट होगा क्या वो मुझे डाउट है, लेकिन हाँ 620 पॉसिबिलिटी है। 620 गोदरेज इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। थोड़ा जल्दी से दो और होल्डिंग कंपनी की बात करते हैं, फटाफट थोड़ा जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र स्कूटर्स कंपनी की होल्डिंग एक बहुत दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो में है। क्या रहा होगी विवेक इस पे? ये देखिए जो आपने 3 कंपनी ली थी नाम, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और एक और जो बजाज कंपनी है, ये अगर अच्छा करेंगे तो ये भी अच्छा करेगा। सिंपल लॉजिक है। महाराष्ट्र स्कूटर्स में और कोई बिजनेस नहीं है। बजाज ऑटो जो तीसरी कंपनी थी, कोई और बिजनेस नहीं है इनके पास। एक तो इन कंपनीज का स्टेक है और कुछ लैंड बैंक्स है। तो लैंड बैंक को अगर ये लोग डेवलप करते हैं तो हो सकता है कि स्टॉक और भी अच्छा करे, तो होल्ड रहेगा ये, और बजाज ग्रुप के साथ ये भी मूवमेंट दिखाते रहेगा आपको। आपकी क्या रहा होगी आस्था महाराष्ट्र स्कूटर्स पे? देखिए महाराष्ट्र स्कूटर्स में बिल्कुल मैं भी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन टारगेट्स मेरे रहेंगे तकरीबन 7,940 के आसपास के। तो बिल्कुल यहाँ पे एक होल्ड करने की सलाह है 7,940। समय सीमा 1 से 2 महीने है, 3 महीने नहीं है, ये 1 से 2 महीने की समय सीमा के हिसाब से मैं सारे टारगेट्स यहाँ पे दे रही हूँ। एक और इन्वेस्टमेंट देखिए, ये कंपनी थोड़ी कम इसकी चर्चा होती है, पिलानी इन्वेस्टमेंट। इसकी जो है देश की कई बड़ी कंपनियों में जो है इन्वेस्टमेंट, चाहे ग्रासिम हो, सेंचुरी टेक्सटाइल हो, हिंडाल्को हो, वोडाफोन आइडिया हो, बिरला टायर्स हो। पिलानी इन्वेस्टमेंट को लेकर आपकी क्या राय है आस्था? बिल्कुल, पिलानी इन्वेस्टमेंट में आपने यहाँ पे सही फरमाया, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो ग्रोथ है हमें देखने को मिलेंगी, और उसी वजह से मैं इस काउंटर पे भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। देखा जाए तो ये जयपुर बेस्ड कंपनी है, और इनके इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आपने गिनाया, तो यहाँ पे बढ़िया इन्वेस्टमेंट इन्होंने किए हुए हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 2500 से 2700 का रहेगा। समय सीमा फिर से अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए 1 या 2 महीने के लिए 2500 से 2700 के लक्ष्य को दे रही हूँ। आखिर में एक और होल्डिंग कंपनी के बारे में जानना चाहूँगा विवेक, जल्दी से जवाब दिएगा, थोड़ा समय कमी है, क्योंकि इसके बिना होल्डिंग कंपनियों का पूरा डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। टाटा इन्वेस्टमेंट खुद भी लिस्टेड हो, हमने देखा देश की तमाम उसकी बड़ी कंपनियों, चाहे टाइटन हो, टाटा कंज्यूमर हो, ट्रेंट हो, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स हो, सब में होल्डिंग है। वोल्टास हो, टाटा, मतलब अधिकांश टाटा ग्रुप के कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। इस शेयर को लेकर क्या राय होगी आपकी टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर? देखिए बाई की ही सलाह रहेगी लॉन्गर टर्म के लिए, और इसको आप स्टॉक के रूप में मत देखिए। इसको सोचिए कि खाली एक म्यूचुअल फंड ले रहे हो आप, जिसमें खाली टाटा कंपनीज है। मतलब आप अगर अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा 15-20 टाटा कंपनीज पे इसका होल्डिंग है। तो सिंपल फंड है, एक म्यूचुअल फंड है। आप एक टाटा इन्वेस्टमेंट लेते हो तो सभी टाटा ग्रुप कंपनीज पे आपका एक बाई नजरिया हो जाएगा। तो अच्छी कंपनी है, होल्ड करना चाहिए इसको। तो सीधे तौर पर टाटा इन्वेस्टमेंट में भी आपको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। क्योंकि समय की कमी है तो हमने ज़्यादा होल्डिंग कंपनियों को चर्चा नहीं की, लेकिन जिन होल्डिंग कंपनियों की हमने चर्चा की है, ये तमाम शोज़ नाम आप जाके वापस यूट्यूब पे देख सकते हो, और फिर इनके जरिए किन किन कंपनियों में इनकी होल्डिंग है आप उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र स्कूटर्स की होल्डिंग बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो जैसी कंपनियों में है। आप आस्था और विवेक, आपका शुक्रिया। एक कह सकते हैं कि जटिल मुद्दों पे जो है सलाह देने के लिए, हमारे दर्शकों को मदद करने के लिए। विवेक नहीं चाहते हुए भी आपने कहा कि ठीक है मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ, पर आपने कुछ स्टॉक्स के टारगेट काफ़ी बुलिश दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को लंबी अवधि में उसमें मुनाफा होता हुआ हो। जो हमारा काम था वो तो पूरा हो गया कि दर्शकों को जो है ऐसे स्टॉक्स मिल गए हैं। आज के स्पेशल शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।